चलिए, तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना। प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम अगर सीपीयू में एग्जीक्यूट हो पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं, एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिंगल कोर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। मतलब कि आपको ये मान के चलना है कि आपका जो सीपीयू है उसके अंदर एक ही प्रोसेसर है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपके सिस्टम में आज के टाइम में क्वाड कोर हो सकता है, ऑक्टा कोर हो सकता है। तो क्वाड कोर मतलब कि 4 कोर, ऑक्टा कोर मतलब कि 8 कोर्स। तो जितने कोर होते हैं उतने उसके अंदर प्रोसेसर होते हैं, और जितने प्रोसेसर होते हैं उतनी प्रोसेसर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है। जैसे कि अगर क्वाड कोर है तो इसका मतलब कि 4 प्रोसेसर है, तो 4 प्रोसेसर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है। ऑक्टा कोर है तो 8 प्रोसेसर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर की। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब कि आपका प्रोसेसर एक ही है और एक से ज्यादा प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। तो एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस आएगी, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेस आएगी, इस तरह से एग्जीक्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये होता है कि आपको मैंने बताया था कि मान लो कि अगर कोई एक प्रोसेस P0 है जो कि सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, आपके सीपीयू में ये P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। जब ये आती है प्रोसेस तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, मान लो कि इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB0 है, तो इसको हमें लोड करना पड़ता है। क्यों लोड करना पड़ता है? क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है जो कि प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी बातों की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें कौन से लाइन तक का कोड एग्जीक्यूट हुआ है, और नेक्स्ट कौन से लाइन हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स थे, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज हो रहे थे, उसके अंदर कौन सा डेटा रखा हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर हम कभी, हमारा जो सीपीयू है वो किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग गया, तो फिर वो इस प्रोसेस के बारे में जो सारी डिटेल्स है वो भूल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं पर सेव करके रखना पड़ता है, और जब हम दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को, तो पहले हमें उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसको लोड करना पड़ता है, ताकि सीपीयू को याद आ सके कि उसने उस प्रोसेस में क्या क्या कोड किया था, क्या क्या काम किया था, और कहाँ तक का कोड उसने एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, अब जैसे ही मान लो कि प्रोसेस P0 जब सीपीयू में चल रही है, हम चाह रहे हैं कि अब प्रोसेस P1 को जगह मिले सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम चाहेंगे कि प्रोसेस P0 जो है वो सीपीयू को छोड़कर चला जाए। तो अगर हमें प्रोसेस को बाहर भेजना है तो उसके पहले हमें उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसको हमें सेव करना पड़ेगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है उसको सेव करना पड़ेगा कि अभी तक उसने कितना काम किया है, और फिर नई प्रोसेस आएगी। कौन सी नई प्रोसेस आएगी? प्रोसेस 1 जो है वो हमारी आएगी। और जब नई प्रोसेस आएगी तो ऑब्वियसली अगर मान लो प्रोसेस 1 आएगी तो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 को हमें लोड करना पड़ेगा। मतलब जब भी कोई प्रोसेस आएगी तो हमें उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लोड करना पड़ेगा। अब एक बात मैंने आपको और बताई थी। क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना टाइम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव करने में और दूसरे कंट्रोल ब्लॉक को लोड करने में जाता है, ये इस टाइम पर सीपीयू खाली बैठा होता है, उस समय वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता है हमारे कंटेक्स्ट में। मतलब कि अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ना ही वो P0 को एग्जीक्यूट कर रहा है, ना ही वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली वो काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव कर रहा है और रीलोड कर रहा है। लेकिन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव करना और रीलोड करना हमारे काम का नहीं है। हम तो क्या देखेंगे? हम तो ये देखेंगे कि तुम हमारा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप, एक एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर कोई कंपनी है और वहां पर कोई एक एम्प्लॉय है, अब वो एम्प्लॉय काम तो कर रहा है लेकिन वो मान लो अपने दोस्त का काम कर रहा है या अपने कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, ऑफिस वर्क वो नहीं कर रहा है, तो ऑफिस वालों के लिए वो बेकार है। क्यों? क्योंकि ऑफिस वाले ये मानेंगे, बॉस हमेशा ये चाहेगा कि आप उससे रिलेटेड काम करो। अगर अब वो जो एम्प्लॉय है अगर वो कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको उसके अकॉर्डिंग वो यूजलेस काम है उसके लिए। भले ही वो काम कर रहा है लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से
कि अब अगर हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम सेव कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम प्रोसेस P0 के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है हम उसको सेव कर रहे हैं और दूसरी प्रोसेस के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है उसको लोड कर रहे हैं, तो इसको सेव और लोड करने में भी तो कुछ टाइम लगेगा और उतनी देर हमारा जो कंप्यूटर है वो एक तरीके से आइडियल बैठा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मान लो कि अभी तो ये 2 ही प्रोसेस है, मान लो 3 प्रोसेस आ गई, P2 भी एक प्रोसेस आ गई, तो वो भी चाहेगी कि उसको भी सीपीयू मिल जाए। फिर एक प्रोसेस P3 भी आएगी, वो भी चाहेगी कि उसको सीपीयू मिल जाए। और ऐसा होता जाएगा कि जैसे जैसे हम प्रोसेसेस बढ़ाते जाएंगे, सारी प्रोसेसेस जो है वो कंपटीशन में आ जाएंगी कि मुझे सीपीयू चाहिए, मुझे सीपीयू चाहिए, ऐसे सबकी सब कंपटीशन में आ जाएंगे। और क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या है, हमारा कंप्यूटर को हमने इस तरह से बना के रखा है कि वो यूजर को ऐसा फील कराए कि सारी प्रोसेसेस चल रही है ना। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा सीपीयू इस तरह से काम करे कि अगर हमने 4 प्रोसेस चलाई है तो वो चारों प्रोसेस को चलाए। अगर वो 5 प्रोसेस किसी ने अगर यूजर ने चला दी है तो वो पांचों प्रोसेस को चलाए, ताकि यूजर को ऐसा लगे कि पांचों प्रोसेस चल रही हैं एट अ टाइम, एक ही प्रोसेस चल रही है लेकिन वो कंटेक्ट स्विच कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ी देर के लिए प्रोसेस P0 को चला रहा है, फिर P1 को चला रहा है, फिर P2 को चला रहा है, फिर P3 को चला रहा है, फिर से P1 P2 P3 P4 P5, इस तरह से बार बार वो स्विच कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में। अब जितने बार वो स्विच करेगा उतने बार उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव भी करना पड़ेगा और रीलोड भी करना पड़ेगा। तो जितनी बार कंटेक्स्ट स्विच होगा, मतलब जितनी बार प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव करेंगे और रीलोड करेंगे, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब वो क्या है, अब वो स्विचिंग में ज्यादा टाइम ले रहा है और काम कम कर रहा है ना। अगर मान लो कि मैं आपसे बोल दूं कि आपको मैंने 4 काम दे दिए और आपको चारों काम एक साथ करने हैं, तो आप थोड़ी देर एक काम करोगे, फिर दूसरा काम करोगे, फिर तीसरा काम करोगे, फिर चौथा काम करोगे। लेकिन अगर आप एक ही काम अगर कर रहे होगे तो आप जल्दी कर लोगे। अगर मैं आपको एक ही काम करने के लिए दूं तो आप उसी पे पूरा फोकस रहोगे और पूरा काम एक बार में कर दोगे। लेकिन अगर मैंने आपको 4 काम अगर एक साथ दे दिए तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आप पहले एक काम करोगे और फिर जहां तक आपने काम करा है वहां पर आप अंडरलाइन करके उसको रख दोगे। फिर जब दोबारा से दूसरी प्रोसेस पे जाओगे, मतलब दूसरा काम उठाओगे, तो आप तुरंत काम करना थोड़ा ना शुरू कर दोगे। आप पहले ये याद करोगे कि यार मैंने कहाँ तक इसको कर दिया था, अच्छा मैंने यहाँ तक इसको कर दिया था, थोड़ा सा आप रिकॉल करोगे, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करोगे। फिर आपको मैंने बोल दिया नहीं अब ये तीसरा काम करो, तो आप क्या करोगे, उस काम को थोड़ा सा रोकोगे मार्क करके कि यहाँ तक मैंने कर लिया है, और फिर तीसरा काम के पास जाओगे और फिर उसको रिकॉल करोगे कि यार तीसरे काम को मैंने कहाँ तक किया था। तो यहाँ पे आपको रिकॉल करने में और सेव करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा आप अगर एक काम अगर कर रहे होते ना तो आपका काम जल्दी हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको रिकॉल नहीं करना कुछ भी चीज, आप एक काम पूरा करोगे फिर दूसरा काम करोगे। तो ऑब्वियसली अगर एक एक करके अगर कंप्यूटर को काम दिया जाए तो वो जल्दी काम करेगा। अगर हम उसको एक साथ सारा काम दे देंगे करने के लिए तो वो टाइम लेगा। इसका अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करिए और एक से ज्यादा फाइल को कॉपी करने के लिए लगा दीजिए। आप देखना कि अगर आपने 4 फोल्डर को अगर कॉपी करोगे एक एक करके तो वो जल्दी कॉपी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने चारों फोल्डर को एक साथ कॉपी करने के लिए डाल दिया तो वो टाइम लेगा, उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंटेक्स्ट स्विच करने में टाइम ले रहा है। तो फिर आप ये बोलोगे कि सर तो फिर कंटेक्स्ट स्विच हम करते ही क्यों हैं, हम एक ही प्रोसेस एक टाइम पर एक बार में क्यों एग्जीक्यूट नहीं करते, हम सारे प्रोग्राम को एक साथ क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्योंकि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छा नहीं लगता। यूजर चाह रहा है कि नहीं मेरे सारे काम एक साथ चले, भले ही थोड़ा थोड़ा चले लेकिन सारे काम चले, तभी उसको अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है, हम एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, फिर कोई आसपास आ जाएगा तो मैं उससे बात भी कर सकता हूँ, दूसरों की बातें सुन भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। तो मेरा दिमाग जो है वो तैयार है एक से ज्यादा काम एक साथ करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि एक साथ कंप्यूटर भी एक से ज्यादा काम करे, भले ही वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए करे, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि वो चारों काम कर रहा है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो एक एक करके सारे काम करे। तो ये तो हमें करना ही करना है, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग को तो हमें सपोर्ट करना ही करना है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है कि हमने कितने प्रोग्राम कंप्यूटर को दे दिए हैं चलाने के लिए। अगर मैंने 4 प्रोग्राम दे दिए तो उसकी डिग्री 4 हो गई, अगर मैंने 5 प्रोग्राम दे दिए तो 5 हो गई। तो जितने ज्यादा हम सीपीयू को प्रोग्राम देते जाएंगे उसकी डिग्री जो है बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी, कंप्यूटर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच होगा, दूसरे से तीसरी प्रोसेस में स्विच होगा, और स्विच करने में ही ज्यादा टाइम ले लेगा, काम कम करेगा।
तो अब आपको समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, सीपीयू का यूसेज उतना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू हमारे लिए कम काम करेगा और कंटेक्स्ट स्विच करने में ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो अब आपको एक बात हमेशा समझ में आ गई कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाया तो फिर हमारा जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। अगर आप मान लो बहुत सारे काम उसको देख दो तो कंप्यूटर क्या होता है, हैंग हो जाता है। क्यों हैंग हो जाता है? क्योंकि वो स्विच ही करता रह जाता है और काम कुछ होता ही नहीं है। तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और फिर उस समय आपको क्या करना पड़ता है, आप फिर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके टास्क मैनेजर खोलते हो और टास्क मैनेजर में से कोई सी प्रोसेस को एंड करते हो, तब आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग से बाहर आता है। इसका मतलब आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम किया। अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो उसको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोगों ने, अगर आप में से किसी ने अगर ऐसा किया होगा कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, आपने बहुत सारे प्रोग्राम चला दिए और आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपना टास्क मैनेजर खोलते हो। टास्क मैनेजर कैसे खोलते हैं? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करके आप अपना टास्क मैनेजर खोलते हो और प्रोसेसेस को एंड कर देते हो, टास्क को एंड कर देते हो। इसका मतलब आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करते हो ताकि आपका कंप्यूटर काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो अगर हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आपका कंप्यूटर स्विच करता रह जाएगा और कोई भी वो काम का काम अच्छा काम नहीं कर पाएगा, कंटेक्स्ट स्विच ही करता रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा दिया तो उसका सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज दैट something it can be advantageous to remove a process from the memory, thus reduce the degree of multiprogramming। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमें ही करना पड़ता है, कंप्यूटर खुद से भी एक सॉफ्टवेयर चलाता है जिसको कि हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो हमेशा निगरानी रखता है कि क्या सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। अगर उसको ऐसा लगा कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो फिर वो समझ जाएगा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को आपने बढ़ा दिया है और फिर वो क्या करेगा, फिर वो ये करेगा कि कुछ प्रोसेसेस को अपने आप बाहर निकाल देगा सीपीयू में से ताकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जाए और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाए। तो जो काम मैंने आपको बताया ना कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके आप एंड टास्क करते हो, ये काम आपको करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमें ही हमेशा करना पड़े। ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद से मीडियम टर्म शेड्यूलर चलाता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर को पता कैसे चलेगा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ गई है, वो देखेगा कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। अब लेकिन सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होने का मतलब दो हो सकता है। एक तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो उसको ऐसा भी लग सकता है कि सीपीयू खाली पड़ा है और प्रोसेसेस लेकर आओ, और प्रोसेस लेकर आओ, है ना। आप अगर खाली बैठे हो, आपके पास इतना काम पकड़ा दिया, इतना काम पकड़ा दिया कि आपका दिमाग ही खराब हो गया। आपको लग रहा है कि साला इतना सारा काम है, एक काम करो, कुछ भी काम मत करो। अब आप बैठे हुए हो खाली, है ना। ये हो गया डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ गया। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इतना बढ़ गया कि सीपीयू अब कुछ काम ही नहीं कर रहा, आप खाली बैठा हुआ है। तो आपके बॉस ने आपको इतना काम दे दिया, इतना काम दे दिया कि आपने कहा अब तो मैं एक भी काम नहीं करूंगा, अब दो काम। अब बॉस आया, बॉस ने देखा कि आप खाली बैठे हुए हो। अब बॉस को क्या लगेगा, बॉस को ये थोड़ा ना पता कि आपको ज्यादा काम दे दिया है, आपके ऊपर वर्कलोड हो गया है, इसलिए आप खाली बैठे हो। बॉस क्या समझेगा, बॉस ये समझेगा कि आपको जो काम दिया था आपने वो सारा काम कर लिया है और अब आप फ्री बैठे हो, वो और काम देके चला जाएगा। सेम ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निगरानी रखता है कि सीपीयू खाली तो नहीं बैठा। अब जैसे ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लगेगा कि सीपीयू खाली बैठा हुआ है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो वो और प्रोसेसेस लाके दे देगा और प्रोसेस लाके दे देगा, तो और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है ये पता करना कि सीपीयू क्यों खाली बैठा हुआ है। सीपीयू इसलिए भी खाली बैठा हो सकता है कि उसके पास कुछ काम नहीं है, या फिर सीपीयू इसलिए भी खाली बैठा हुआ हो सकता है कि उसके पास इतना सारा काम है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। ये दोनों ही केसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम निगरानी रखता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो वो कुछ प्रोसेसेस को कम करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि अगर मान लो मैंने कुछ प्रोसेस को कम कर दिया तो क्या सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो कौन सी प्रोसेस को वो बाहर भेजे जिससे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ सके और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो सके। इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर।
तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर आपके सीपीयू में मान लो बहुत सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं, प्रोसेस P1 रखी हुई है, प्रोसेस P2 रखी है, प्रोसेस P3 रखी है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस रखी है। तो वो उसमें से सिलेक्ट करेगा किसी एक प्रोसेस को कि उसको बाहर भेजें और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करें, जिससे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ सके। और फिर अगर उसको लगेगा कि हाँ अब सीपीयू सही से काम कर रहा है, तो फिर वो एक और नई प्रोसेस को अंदर लेकर आ जाएगा सीपीयू में। तो इसका मतलब कि एक प्रोसेस को स्वैप आउट करेगा और किसी दूसरी प्रोसेस को स्वैप इन करेगा। तो ये जो किसी सीपीयू में से कोई प्रोसेस को स्वैप आउट करना और दूसरी एक प्रोसेस को सीपीयू के अंदर लेकर आना, स्वैप इन करना, ये जो काम है ये कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर एक तरीके से 2-3 टास्क करता है। एक तो वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करने का भी काम करता है, और किस प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकाला जाए थोड़ी देर के लिए, और किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाए, इसका भी जो काम है वो कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए। कई जगह पर ये पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करने के लिए कौन सा शेड्यूलर यूज में आता है, तो आपका आंसर होगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। यही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। तो आप ये लिख लो कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन रिड्यूस करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। स्वैप आउट और स्वैप इन करने के लिए कौन हेल्प करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो अब आप यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज दैट समथिंग इट इज एडवांटेजियस टू रिमूव अ प्रोसेस, रिमूव करता है प्रोसेस को, रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेटर द प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मेमोरी, और थोड़ी देर के बाद उस प्रोसेस को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है मेमोरी में। मतलब कि थोड़ी देर के लिए उसको मेमोरी से बाहर भेजा, सीपीयू से बाहर भेजा, और फिर से उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जा सकता है। एंड इट्स एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड वेयर इट लेफ्ट ऑफ, जहां पर उसको रोका गया था उसी के आगे से ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस स्कीम को बोलते हैं स्वैपिंग। दिस स्कीम इज कॉल्ड स्वैपिंग। द प्रोसेस इज स्वेप्ड आउट एंड लेटर इट इज स्वेप्ड इन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये कुछ प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए स्वैप आउट करना और उसको फिर स्वैप इन करना, ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। स्वैपिंग में नेसेसरी टू इंप्रूव द प्रोसेस मिक्स, और ये प्रोसेस मिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस मिक्स क्या होता है वो समझो। प्रोसेस मिक्स ये होता है कि जो भी आपकी प्रोसेस होती है उसको 2 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है कुछ इनपुट आउटपुट, और दूसरा उसको चाहिए होता है सीपीयू। ठीक है ना, ये 2 चीजें किसी भी प्रोसेस को चाहिए होती है। इनपुट आउटपुट भी चाहिए होता है और सीपीयू भी चाहिए होता है। मतलब कि हो सकता है कि उसको कुछ काम करना है और फिर यूजर से कुछ इनपुट आउटपुट लेने की जरूरत पड़ जाए। कोई प्रोसेस ऐसी हो सकती है जिसको कि इनपुट आउटपुट ज्यादा चाहिएगा और काम कम करना होगा। इसका मतलब कि उसको इनपुट आउटपुट ज्यादा चाहिए होगा और सीपीयू कम चाहिए होगा। कोई एक दूसरी प्रोसेस ऐसी हो सकती है जिसको सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा चाहिएगा, इनपुट आउटपुट कम करना होगा। तो अब मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मान लो कि अगर कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जिसको कि सीपीयू ज्यादा चाहिए और इनपुट आउटपुट कम चाहिए, तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्यू जो है वो खाली होगी और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। लेकिन कोई एक दूसरी प्रोसेस ऐसी होगी जिसको कि इनपुट आउटपुट ज्यादा चाहिएगा और सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम चाहिएगा, तो उस समय क्या होगा कि सीपीयू ज्यादा खाली बैठा रहेगा और इनपुट आउटपुट क्यू बढ़ जाएगी। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर ऐसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है 2-3 जिसमें कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो। मतलब कि एक प्रोसेस ऐसी हो सकती है जिसको सीपीयू कम चाहिए है और दूसरी प्रोसेस ऐसी हो सकती है जिसको सीपीयू ज्यादा चाहिए, तो इन दोनों प्रोसेसेस को ले आओ। क्यों, क्योंकि एक को ज्यादा चाहिए एक को कम चाहिए, तो दोनों बैलेंस कर लेगी। लेकिन अगर उसने दोनों प्रोसेस ऐसी सिलेक्ट कर ली जिनको कि सीपीयू ज्यादा चाहिए है, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग उससे बढ़ जाएगा। और अगर उसने दोनों प्रोसेस ऐसी सिलेक्ट कर ली जिनको कि सीपीयू कम चाहिए, तो सीपीयू खाली बैठा रहेगा। इसलिए इस तरह की प्रोसेसेस को वो सिलेक्ट करता है जिसमें कि बैलेंस हो, कि अगर उसको सीपीयू एक को कम चाहिए है तो दूसरे को ज्यादा चाहिए है, ये कहलाता है प्रोसेस मिक्स। मतलब कि इस तरह का मिक्सचर वो प्रोसेसेस का सिलेक्ट करता है जिसमें कि बैलेंस बना रहे दोनों चीजों का, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से अच्छा हो सके, और कोई प्रोसेस खाली भी ना बैठी हो, चलती भी रहे और सीपीयू भी खाली ना बैठे हो। आए समझ में? तो आई थिंक बहुत डिटेल में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है।
आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंटेक्स्ट स्विच। कंटेक्स्ट स्विच मैंने आप लोग को एक्चुअल में बता दिया है, फिर भी समझ लेते हैं एक तरीके से। कंटेक्स्ट स्विच मैंने आपको बता दिया है क्या होता है कि अगर हमारी कोई प्रोसेस चल रही है और बीच में अगर उसको इंटरप्ट करके कोई दूसरी प्रोसेस को अगर हम लोड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच करना। मतलब कि अगर आपका ये सीपीयू है, ठीक है, आपका ये सीपीयू है और इसमें कोई एक प्रोसेस P0 चल रही थी और आपने बीच में उसको इंटरप्ट कर दिया और इसको बाहर भेज दिया, इस प्रोसेस P0 को बाहर भेज दिया और एक नई प्रोसेस को एंट्री दे दी P1 को, तो ये कहलाता है कंटेक्स्ट स्विच करना। कि पहले सीपीयू जो था वो P0 को एग्जीक्यूट कर रहा था, अब वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच करना। ठीक है, तो व्हेन एन इंटरप्ट अकर, अगर कोई इंटरप्ट आता है, द सिस्टम नीड टू सेव द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसको सेव करना पड़ता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। ठीक है ना, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम कंटेक्स्ट बोलेंगे, तो हमें सेव करना पड़ता है कंटेक्स्ट को ऑफ द रनिंग प्रोसेस। जो भी रनिंग प्रोसेस है उसके कंटेक्स्ट को हमें सेव करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन रीस्टोर दैट कंटेक्स्ट व्हेन इट प्रोसेसिंग इज डन, ताकि वो दोबारा से रीस्टोर कर सके। रीस्टोर मतलब रीलोड, मतलब अगर दोबारा से उसको जब चलाना चाहेंगे तो उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसको वो रीलोड कर लेगा, ताकि उसको याद आ सके कि इसको पहले कहां तक चलाया था। एसेंशियली सस्पेंडिंग द प्रोसेस एंड रिज्यूमिंग इट, ताकि थोड़ी देर के लिए हमने उसको सस्पेंड किया और बाद में उसको रिज्यूम कर दिया, इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच करना। ठीक है, तो व्हेन एन इंटरप्ट अकर, जब भी कोई इंटरप्ट आता है, द सिस्टम नीड टू सेव द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन द सीपीयू सो दैट इट कैन रीस्टोर दैट कंटेक्स्ट when it processing is done, essentially suspending the process and resuming it। तो जो मैंने बात आपको कही थी वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है डेफिनेशन में। ठीक है, द कंटेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड इन पीसीबी। जो मैंने आपको कहा ना कि जब हम कंटेक्स्ट बोल रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो गया, कंटेक्स्ट मतलब कि वो प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी, और उस सारी जानकारी को हम कहाँ रखते हैं, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ सीपीयू रजिस्टर एंड द प्रोसेस स्टेट। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है जो कि मैंने आपको बताई थी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या रखा होता है, कि उसके सीपीयू में कौन कौन से रजिस्टर्स हम यूज कर रहे थे, उस प्रोसेस की स्टेट क्या थी, ऐसी कई सारी बातों को हम उस पीसीबी में स्टोर करके रखते हैं। स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्स परफॉर्मिंग स्टेट सेव ऑफ द करंट प्रोसेस एंड अ स्टेट रीस्टोर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। दिस टास्क इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विच। वही जो पहले पैराग्राफ में जो बात कही गई है उसी को ही एक्सप्लेन करा गया है कि अगर हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो पहली प्रोसेस का कंटेक्स्ट को हम सेव करते हैं, दूसरे कंटेक्स्ट को, दूसरे प्रोसेस के कंटेक्स्ट को हम रीस्टोर करते हैं, और अगर हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जब जाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस काम को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच करना। क्लियर है, तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है, अब आपको डेफिनेशन के फॉर्म में बता दिया है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, है ना। दो प्रोसेस का आपस में कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। मान लो कि एक प्रोसेस को कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कि दूसरे प्रोसेस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने मेन फंक्शन लिखा है और मेन फंक्शन के अंदर आपने प्रिंटफ फंक्शन लिखा है। तो मेन फंक्शन एक अलग है, प्रिंटफ फंक्शन एक अलग है, लेकिन मेन फंक्शन को प्रिंटफ फंक्शन की जरूरत है क्योंकि उसको कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो वो क्या करेगी, तो मेन फंक्शन बताएगा प्रिंटफ फंक्शन को कि तुम्हें क्या प्रिंट करना है। तो यहां पर हमें दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, मेन फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, क्योंकि मेन फंक्शन बताएगा प्रिंटफ फंक्शन को कि क्या प्रिंट करना है। तो कभी भी एक से ज्यादा प्रोसेसेस अगर हमारी चलती हैं तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना पड़े। अब कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होता है, दो तरीके से होता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। अगर आपने सी लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर हमें कोई दूसरे फंक्शन से अगर काम कराना है तो हम दो तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं। एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनाकर सेंड करते हैं, तो उसकी कॉपी पे वर्क होता है, ओरिजिनल कंटेंट पे नहीं। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है,
कॉल बाय रेफरेंस में उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं, तो अगर कोई एक फंक्शन अगर उसमें चेंज करता है तो दूसरे फंक्शन को भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस भी एक तरीके का इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ही है, कि दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, या तो मैसेज पासिंग करके मतलब कि कॉल बाय वैल्यू से, या फिर शेयर्ड एरिया को यूज करके कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका जो होता है वो होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग मतलब कि आपने मैसेज पास कर रहे हो। और दूसरा तरीका होता है शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू। शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अगर आप कॉल बाय वैल्यू करते हो, कॉल बाय वैल्यू करते हो मतलब कि आपने वैल्यू को पास किया, तो वो एक तरीके का मैसेज पासिंग है। और कॉल बाय रेफरेंस किया मतलब कि शेयर्ड वेरिएबल किया। क्यों? क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल एक ही है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं, तो वो एक तरीके से शेयर्ड वेरिएबल हो गया। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, मैसेज पासिंग के थ्रू भी और शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू भी। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है। पहले वाले डायग्राम को आप देखना। ठीक है, अब प्रोसेस ए को प्रोसेस बी से अगर बात करनी है तो क्या करेगा, वो मैसेज पासिंग से कर सकता है। कैसे? प्रोसेस ए जो है वो मैसेज भेजेगा जो कि एक मैसेज क्यू में आ जाएगा, और प्रोसेस बी जो है वो इस मैसेज को पढ़ लेगा। तो इस तरीके से मैसेज जो है वो बाहर लिखा हुआ है, प्रोसेस ए ने मैसेज भेजा, और ऐसे कई सारे मैसेजेस भेज सकता है, मैसेज 0, मैसेज 1, मैसेज 2, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस वो भेज देगा। और फिर प्रोसेस बी जो है वो उस मैसेज को पढ़ के अपना काम कर लेगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में कोई शेयर मेमोरी हो, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेस ए भी एक्सेस कर सकता है और प्रोसेस बी भी एक्सेस कर सकता है। तो उस समय क्या होगा, प्रोसेस ए को जो भी बात कहनी होगी वो इस शेयर्ड मेमोरी में लिख देगा, और प्रोसेस बी जो है उसको पढ़ लेगा। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि यार दोनों बातें एक जैसी तो है, नहीं, दोनों बातें अलग अलग है। यहाँ पर प्रोसेस ए ने मैसेज को भेजा है, सेंड किया है, मतलब उसके पास भी मैसेज की कॉपी रखी हुई है। मैसेज 0 की एक कॉपी प्रोसेस ए के पास भी रखी हुई है, और उसने उसकी कॉपी को सेंड किया है। तो अब प्रोसेस बी के पास उसकी फोटो कॉपी पहुंची है, एक ओरिजिनल कॉपी नहीं आई है। ओरिजिनल कॉपी तो प्रोसेस ए के पास ही है, लेकिन शेयर्ड मेमोरी में क्या है, शेयर्ड मेमोरी में ओरिजिनल कॉपी पे ही वर्क हो रहा है, मतलब ओरिजिनल कॉपी ही रखी हुई है, और उसी को ही प्रोसेस ए भी एक्सेस कर रहा है और प्रोसेस बी भी एक्सेस कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक तरीके का कॉल बाय वैल्यू है और ये कॉल बाय रेफरेंस है। आई बात समझ में? तो अब हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इन ऑपरेटिंग सिस्टम में बी इंटर प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है ना, अगर हम प्रोसेस कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं तो दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है, या तो वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो सकती है या कॉर्पोरेटिंग प्रोसेस हो सकती है, कोऑपरेटिंग। इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब कि उसको किसी प्रोसेस से मतलब नहीं है। मान लो कि अगर मुझे कोई काम करना है और मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई काम करवाना ही नहीं है, सारा काम मैं खुद कर लूंगा, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया इंडिपेंडेंट। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी हो सकती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो सारा काम खुद ही कर सकती हैं, तो वो कहलाएंगी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। लेकिन कुछ प्रोसेस जो होती है वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होती है, मतलब वो अकेला खुद काम नहीं कर सकती, उनको किसी दूसरे प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी अपना काम पूरा करने के लिए। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो प्रोसेसेस दो तरह की होती है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है जो अपना काम खुद कर लेगी, किसी की जरूरत नहीं है उसे, और दूसरी प्रोसेस होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसको कि किसी दूसरे प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कोऑपरेटिंग प्रोसेस में होता है। जब हमें किसी दूसरी प्रोसेस की मदद लेनी है तभी तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर हमें किसी दूसरी प्रोसेस का काम ही नहीं है तो हमें कम्युनिकेशन करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो भी कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती है उसी को कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ कैन नॉट अफेक्ट और अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। Any process that does not share data with any other process is independent. इंडिपेंडेंट प्रोसेस कौन सी होती है? जिसका अफेक्ट किसी और को नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी काम करे उसका अफेक्ट किसी अदर प्रोसेस को नहीं होता है, और ना ही उसको कोई डेटा को शेयर करने की जरूरत है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाती है। अ प्रोसेस इज कोऑपरेटिंग इफ द अफेक्ट कैन बी अफेक्टेड, इफ इट कैन अफेक्ट और अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कौन सी होगी? जो कि किसी को अफेक्ट कर भी सकती है और खुद भी अफेक्ट हो सकती है किसी और प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि अगर वो शेयर्ड वेरिएबल में अगर किसी ने चेंजेस कर दिया
तो उसमें भी चेंजेस आ गया दूसरे के कारण, और अगर उसने चेंज कर दिया तो दूसरे को फर्क पड़ जाएगा। तो जब भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को चेंज कर सकती है, उसके कंटेंट को चेंज कर सकती है शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, और हो सकता है अगर हमें बचाना हो तो मैसेज पासिंग के थ्रू हम बचा भी सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिंग प्रोसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं होता है। बात क्लियर हो गई आप लोग को? तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये सारी बातें हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर में आती है। तो अब आपका यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट है। इस पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा तो हम करेंगे, और आगे कुछ थ्योरी, अभी एक आध क्लास हम और थ्योरी की करेंगे, उसके बाद ही हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आई होप आप लोग को आज की क्लास में जितना भी रहा होगा वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहा हो तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, बुक को रेफर कर लेना, गैल्विन की सारी बातें जो मैंने बोली है, पढ़ाई है, वो सब उसी बुक में आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।